गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय शेरघाटी से। और आज आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तहत गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज़ 2। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गया गाइडेंस फेज़ 2 इंटर और माध्यमिक स्तर के बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन के लिए यह मंच तैयार किया गया है। और कोरोना काल में जो विद्यालय बंद था, जो पढ़ाई बाधित था, उस पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए यह व्यवस्था गया के जिला शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। आज के सत्र में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के कक्षा में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले वैसे छात्र जो 2021 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए क्रैश कोर्स का कार्यक्रम लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 2021 में यह परीक्षा शुरू होगी। भूगोल विषय के अंतर्गत 70 अंक का जो परीक्षा होता है वह आपके थ्योरी पेपर से होगा और 30 अंक का जो होगा वो प्रैक्टिकल पेपर से होगा। आज 70 अंक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। आज भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर को देखेंगे। इसमें जो आज का चैप्टर होगा, आज जो अध्ययन करेंगे हम लोग, वह होगा जनसंख्या संगठन। जनसंख्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आज के कक्षा में हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मानचित्र में पूरे विश्व को दिखलाया गया है, जनसंख्या को दिखलाया गया है। आज की कक्षा का जो मुख्य पाठ्य बिंदु होगा वह होगा जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंग संगठन, दूसरा आयु संरचना, तीसरा आयु लिंग पिरामिड, चौथा ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। इन सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पर मानव 2 लिंग में बटा हुआ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नर और नारी। सृष्टि की रचना इन दोनों के द्वारा ही आगे बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जैसा कि इस प्रकृति में आप देखते हैं, हूबहू एक दूसरे से मिलता हुआ कोई प्राणी, कोई भी जीव नहीं हुआ है। आप एक आम के पौधे का ही उदाहरण लेते हैं तो एक पत्ती के समान दूसरा पत्ती आप कदापि ना खोज पाएंगे। मानव में भी एक व्यक्ति के जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम उनमें अंतर नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ गुणों के आधार पर मानव को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। ये विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। इन विशेषताओं को हम व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं। व्यवसाय का अर्थ हुआ कि उनका रोजी रोटी प्राप्त करने का कौन कौन सा माध्यम है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना समय तक वो जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। तीसरा था वो था व्यवसाय, किस किस रोजगार को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तीसरा था जो था वो था शिक्षा। शिक्षा का स्तर हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, वह सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर निर्भर करता है। अब आप देखेंगे लिंग संगठन का हम लोग अध्ययन अब करेंगे। लिंग संगठन के अंतर्गत में हम देखते हैं कि नर और नारी दोनों अलग अलग हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर के ही पूरे सृष्टि को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्राय ऐसा देखा जाता है कि इस विशाल पृथ्वी पर अलग अलग देश में नर और नारी समान मात्रा में नहीं हैं। किसी देश में, किसी क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की तुलना जब हम करते हैं तो उनकी संख्या को बराबर नहीं पाते हैं। आज के लिंग संगठन में हम लोग यह पता लगाएंगे लिंगानुपात का कैसे हम पता लगा सकते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर सूत्र दिया गया है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है वह लिंगानुपात कहलाता है, और इस लिंगानुपात को हम सूत्र के द्वारा देखते हैं। और वह सूत्र है कुल जनसंख्या को हम लोग देखते हैं स्त्री और पुरुष में बांट करके, तो पुरुष जनसंख्या में भाग देते हैं स्त्री की संख्या से, पुनः 1000 से गुना करते हैं, तब वह हमारा जो अनुपात प्राप्त होता है वह लिंगानुपात कहलाता है। ये विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सामान्य सा तरीका है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इस सूत्र से हम लिंगानुपात ना ज्ञात करके थोड़ा अलग पैमाना को अपनाते हैं। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का जो तरीका है, स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या से भाग देते हैं, पुनः 1000 से गुना करते हैं, जो अनुपात प्राप्त होता है वह भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का तरीका है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को हम लोग भारत में ज्ञात करते हैं। यह लिंगानुपात भारतीय परिदृश्य में होता है। लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। हम यह देखते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री और पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। स्त्रियों की संख्या कम होने के कई कारण हैं। हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। स्त्रियों को हेय दृष्टि से अब देखा जा रहा है। बेटी के जन्म लेने के पहले ही भ्रूण के रूप में ही जब वो गर्भ में पल रही होती है, उसी समय उसकी हत्या उसके माँ बाप के द्वारा की जाती है। इसके भी कई कारण हैं। स्त्री भ्रूण हत्या और स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा है, जो घर में जो झगड़ा झंझट होता है, उसके वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। आपको यह स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का मतलब यह भी नहीं है कि वहाँ उनकी स्थिति बेहतर है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, और यह कारण पुरुषों का प्रवास होना भी हो सकता है। मतलब कि पुरुष उस स्थान को छोड़ करके रोजगार के प्राप्ति के लिए वह अपना स्थान, मूल निवास स्थान छोड़ करके अन्यत्र बस जाते हैं। इस स्थिति में भी वहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक हो सकती है। तो बच्चों, आप बेहतर मैं ये समझता हूँ कि आप बेहतर तरीके से ये समझ चुके होंगे कि लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं पुनः एक बार बता दूं कि लिंगानुपात निकालने का जो तरीका है, भारत में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या से भाग देते हैं और पुनः 1000 से गुना करते हैं, तब जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम भारत में लिंगानुपात कहते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि एशिया में, पूरे एशिया में लिंगानुपात विश्व के परिदृश्य में बहुत ही कम है। जैसा कि चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह अनुपात और भी कम है। दूसरी ओर रूस के साथ साथ यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है, अर्थात बहुत ही कम संख्या में है। अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति, और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष के उत्प्रवास के कारण हुआ है। उत्प्रवास का मतलब होता है वो अपने स्थान से छोड़कर के अन्यत्र बस जाते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। अर्थ यह है कि स्त्रियों की संख्या कम है, विश्व परिदृश्य में पुरुषों की संख्या अधिक है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वह लैटविया नामक देश में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम जो है लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात जो कि है, वहाँ पर स्त्रियों की संख्या जो है लिंगानुपात वहाँ पर सबसे कम दर्ज किया गया है। 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यहाँ 311 है। हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या 300 गुना से अधिक पुरुषों की संख्या वहाँ पर है। विश्व प्रतिरूप को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि विश्व के विकसित प्रदेशों में यह अंतर अलग से दिखाई नहीं पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 139 देशों की एक सूची तैयार की गई है, लिंगानुपात के अनुकूल हैं ये, और शेष 72 देश लिंगानुपात जो है वो बेहतर वहाँ का नहीं है। दूसरा जो फैक्टर है वह आयु संरचना, जो जनसंख्या विराजमान है उस देश में, जो जनसंख्या है उसमें उनका जो एज स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात किस आयु वर्ग के कितने स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं,
उसको हम लोग आयु संरचना के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्योंकि आयु संरचना का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से यह पता चलेगा कि जनसंख्या का वह हिस्सा कार्यशील है या अकार्यशील है, वृद्धों की संख्या अधिक है या युवाओं की संख्या अधिक है, वहाँ श्रम बल कितना उपलब्ध है, इनका अंदाजा आयु संरचना से आप लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कि जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, जहाँ 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। 60 वर्ष से जो अधिक जनसंख्या का जो भाग है वह वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, यानी ये वृद्ध रिटायरमेंट का एज हो जाता है 60 वर्ष के बाद, ये लोग आराम करने के लिए इनको छुट्टी मिल जाती है, अर्थात ये काम करने के लायक नहीं है, ये धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं, इनकी शक्ति कम होती जा रही है, उस काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते, यानी वृद्धों की संख्या अधिक है। तो हम आयु संरचना का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है, युवाओं की क्या स्थिति है और वृद्धों की क्या स्थिति है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या का अर्थ यह है कि वहाँ जन्म दर अधिक है और वहाँ की जनसंख्या युवा है। जिस देश में युवाओं की संख्या अधिक होगी वहाँ कार्यबल अधिक उपलब्ध होगा, किसी भी काम को करने में वहाँ का कार्यबल का उपयोग किया जा सकता है। अब इन जनसंख्या का अध्ययन जब हम करते हैं आयु संरचना का, तब हम देखते हैं कि विस्तारित होती जनसंख्या है, अर्थात जहाँ जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, वहाँ का जनसंख्या बढ़ता हुआ मालूम होगा और इसे हम विस्तारित होती हुई जनसंख्या कहेंगे। आप अगले जो यहाँ पर दिखलाएंगे स्क्रीन के माध्यम से पिरामिड के द्वारा, तो देखेंगे कि यह आधार पर अधिक चौड़ा है और ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर जाते हैं यह पतला होते जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जनसंख्या विस्तृत होती जा रही है। नाइजीरिया का उदाहरण लेते हैं, आप विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड वहां पर उपस्थित होता है, तो इससे यह पता चलता है कि इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के बारे में भी अध्ययन करेंगे तो एक ये समान परिस्थिति को आप देखेंगे। अब है आयु लिंग पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड। आयु और लिंग का जो पिरामिड तैयार किया गया है उसको हम इस डेटा के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह सांख्यिकी विधि है जहां पर हम उसको दिखलाते हैं। इधर में हम देखते हैं उम्र को दिखा करके, जो ब्लू वाला डाटा है वह हमारे पुरुषों का डाटा है, यह जो कलर जो है हमारा महिलाओं की संख्या को दिखलाता है। इसमें प्रतिशत मात्रा जो है प्रदर्शित किया गया है पॉपुलेशन का कि कितना प्रतिशत, 0 से 4 वर्ष की कुल जनसंख्या का 4.4% पुरुष हैं। 5 से 9 वर्ष के बीच में पुरुषों का जो जनसंख्या है वह 4.4% है। इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं 85 से लेकर के 89 वर्ष तक के लोगों की संख्या मात्र 0.1% है। महिलाओं की स्थिति को हम लोग इधर देखते हैं तो ये हम लोग पता लगाते हैं आयु लिंग संरचना के आधार पर। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नाइजीरिया की स्थिति को दिखलाया गया है, जो कि ये नाइजीरिया जो है विस्तारित होती जनसंख्या को दिखलाया गया है। यहाँ जन्म दर अधिक और मृत्यु दर भी कम है, जिसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या प्रतीत होती है। यह एक स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता हुआ पिरामिड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर में समानता की स्थिति देखी जा रही है, जनसंख्या में एक अस्थायित्व बना हुआ है। इसके बाद में ह्रासमान जनसंख्या को आप देखेंगे, जहां जनसंख्या में कमी होती हुई मालूम होती है। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शून्याकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि न के बराबर होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है या फिर शून्य वृद्धि होती है। ऋणात्मक कहने का मतलब, ऋणात्मक वृद्धि का मतलब है घटती हुई जनसंख्या, यानी यह ह्रासमान जनसंख्या है, घटती हुई जनसंख्या का यह प्रदर्शित करता है। अब है वृद्ध होती जनसंख्या, मतलब हमारा जीवन स्तर सुधरा है, वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा का पता चलता है। यह प्रायः विकसित देशों में पाया जाता है,
जहां पर उनकी औसत आयु अधिक पाई जाती है, जनसंख्या में वृद्धि दिखलाया गया है। अब है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, गांव वर्सेस देहात। गांव और शहरों में लोगों की जनसंख्या को भी हम आज जनसंख्या संगठन के अंतर्गत में हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दिखलाया गया है 27% लोग ही शहरों में हैं, शेष 73% लोग गांव में रहते हैं। इस वृत्त आरेख के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया को यहाँ पर हमने वृत्त चार्ट के द्वारा, पाई डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया है। अधिकांश लोग जीविका तलाशने के लिए शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर जो रोजगार प्राप्त होते हैं उसमें वो लगे होते हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि शहरों की तुलना में गांव में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। गांव में अभी भी लोग बस रहे हैं। देश के लगभग 2/3 आबादी अभी भी गांव में निवास कर रही है। आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या तथा विकास के स्तर के अलग अलग होते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर और मापदंड एक देश से दूसरे देशों में अलग अलग हो सकती है। अलग अलग देशों में व्यावसायिक संरचना का पता लगाने के लिए, वहाँ के आयु लिंग संरचना का पता लगाने के लिए अलग अलग पैमाना के आधार पर हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर अलग अलग हो सकता है। लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं और नगरीय क्षेत्र में गैर कृषि क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप का अर्थ हुआ कि खेती या फिर जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर आधारित रोजगार में लगे होते हैं, खेती हो गया, मछली पालन हो गया, इससे और भी जुड़ा हुआ जो व्यवसाय हुआ प्राथमिक क्रियाकलाप है। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग इन्हीं प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में भी लगे होते हैं। यहाँ पर बच्चों का सेक्स रेशियो दिखलाया गया है अलग अलग वर्षों में। 1981 में यहाँ पर 1000 बच्चों के तुलना में लड़कियों की संख्या किस कदर कम होती जा रही है, उसको इस यह दंड आरेख के द्वारा इसको दिखाया गया है। पुनः हम देखते हैं कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संरचना को देखते हैं। ये इस चित्र 3.4 में जिम्बाब्वे का, कनाडा, ब्राजील, नेपाल, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को यहाँ पर 2 प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया गया है। एक है जिसमें सीधी लाइन का हमने प्रयोग किया है, दूसरा है जिसमें चौकोर वर्ग वाले घरों को दिखलाया गया। चौकोर वर्ग जो है ये शहरी जनसंख्या का इंगित कर रहा है और ये जो लाइन वाला है वो ग्रामीण जनसंख्या को इंगित किया जा रहा है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को यहाँ दिखलाया गया है। हम देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात जो है जिम्बाब्वे और नेपाल में लिंग अनुपात ये विपरीत पाए जाते हैं। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों का प्रवास नगरों की ओर हुआ है और यही वजह है कि गांवों में स्त्रियों की संख्या अधिक देखी जाती है। फिर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि एशिया के कुछ क्षेत्र में जहां पर पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंगानुपात पुरुषों के अनुकूल है। भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं, गांवों में रहते हैं और यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी भी पुरुषों के साथ प्रायः देखी जाती है। यानी घर में स्त्री और पुरुष मिलजुल करके गांव में ही रह करके कृषि और कृषि से संबद्ध दूसरे कार्य में संलग्न रहते हैं, जिसके वजह से वो उनका संतुलन है, गांव में लिंग संतुलन कायम रहता है। नगरों में आवास की कमी के कारण, रहन सहन के लागत अधिक होने के कारण, रोजगार के अवसर के कमी के कारण और सुरक्षा के कमी के कारण महिलाओं की संख्या गांव से नगरीय क्षेत्र में प्रवास नहीं हो पाता है, अर्थात गांव में इनकी संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या। अब हम साक्षरता की बात करते हैं। आज मानव में जब हम उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो साक्षरता एक मुख्य मुद्दा है। पढ़ा लिखा होना, जब साक्षर होगा व्यक्ति तो उसमें सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होती है, वो कार्यशील बेहतर तरीके से हो पाता है। तो साक्षरता के बारे में भी अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है।
किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास को इंगित करता है, अर्थात साक्षरता अधिक होगा तो इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वहाँ के लोग अधिक कार्यशील हैं, अधिक बेहतर हैं। रहन सहन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों का भी पता साक्षरता से ही पता चलता है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है। अर्थात साक्षरता की बात जब हम करते हैं तो ये पाते हैं कि भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे का नामांकन विद्यालयों में नहीं होता है, वो साक्षर होने की प्रक्रिया में है। 6 वर्ष से अधिक का बच्चा जब होता है तो उसे स्कूलों में नामांकित करवाया जाता है, यानी 6 वर्ष के बाद से वो साक्षर होना प्रारंभ करता है। तो यह हम समझते हैं कि 7 वर्ष से अधिक के बच्चों को ही हम लोग साक्षरता की श्रेणी में लाते हैं, साक्षर होना शुरू करता है। साक्षर का मतलब हुआ अर्थ के साथ समझ करके लिखना या लिखे हुए शब्दों को सही अर्थ लगाते हुए पढ़ना ही साक्षरता है। फिर हम व्यावसायिक संरचना को देखते हैं। क्योंकि जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का जब अध्ययन करते हैं तो व्यावसायिक संरचना को भी समझना जरूरी होगा। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, अलग अलग पेशा में लगे हुए लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सामान्य कार्य करने वाले लोग हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। तो कार्यशील जनसंख्या, मैंने पहले बताया बच्चों कि वह जनसंख्या का भाग जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक अर्थात सेवानिवृत्ति के पहले तक वो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। वो विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, खेती करते हैं, निर्माण उद्योग में लगे हुए हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, सेवा के सेक्टर में काम करते हैं या फिर और भी अवर्गीकृत सेवाओं में लगे हुए हैं। ये व्यावसायिक संरचना में भाग लेते हैं। अब इन व्यवसाय को यदि हम करते हैं तो कुछ व्यवसाय है जिसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में है खेती करना, सामाजिक वानिकी या वानिकी का सहारा लेना, मछली पालन करना, खनन क्रिया में शामिल होना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में व्यापार, परिवहन, संचार और दूसरे सेवाओं को शामिल किया गया है। तृतीय सेक्टर में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ये अनुसंधान का काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, नए नए खोज में लगे हुए हैं। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास, IT सेक्टर में भी काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को हम लोग तृतीय सेवा में रखते हैं। IT सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उसे चतुर्थक सेवा में, चतुर्थक क्रियाकलाप में रखा गया है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचक होता है। इसका कारण है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। मतलब अधिकांश लोगों को रोजगार इन्हीं क्षेत्रों से मिल सकता है। अब इस चैप्टर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रत्येक बिंदुओं को बेहतर तरीके से हम लोग समझते हुए आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो बात बताई जा रही है उसे आप हृदयंगम करते जाएंगे, याद करते चलेंगे, ताकि परीक्षा में यदि पूछा जाए तो एक भी प्रश्न आपसे ना चूके। अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों की संख्या अधिक होगी। कहने का मतलब है कि जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां विकास के दौर में अभी पीछे पड़ रहे हैं लोग, वहां अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में होंगे, लगे होंगे। इसके विपरीत जिस क्षेत्र में, जिस देश में लोग पढ़े लिखे हैं, यानी वहाँ की जनसंख्या विकसित हो रही है या फिर विकासशील अवस्था में है, वो पढ़ लिख करके गैर कृषि क्रियाकलाप यानी प्राथमिक क्रिया के अलावे दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि वह देश या तो विकासशील है या फिर विकसित हो चुका है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। तो चूंकि ऐसे ही लोग विभिन्न क्रियाकलापों को करके प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर दोहन करते हैं, उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हम इसे पुनरावृत्ति के रूप में देखते हैं। इस यहाँ पर एक जो मैंने बनाया है एक डायग्राम, उसके द्वारा आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं जनसंख्या संगठन को 4 वर्गों में बांटा गया है। लिंग संगठन, इधर आयु संरचना, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। आयु संरचना में आप देख रहे हैं 0 से 14 आयु वर्ग के लोग
जो कि आश्रित वर्ग हैं, ये केवल अगली पीढ़ी के लिए तैयार हो रहे हैं, इनके ऊपर खर्च किया जाता है। 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं वे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। 60 से अधिक आयु वर्ष के जो लोग हैं वो वृद्ध जनसंख्या में शामिल हैं। आयु लिंग संरचना का विवरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। यह आयु संरचना से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा में इससे जुड़े हुए सवालों को पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान देते हुए इसे आप पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। दूसरा है साक्षरता। 7 वर्ष से अधिक आयु वाला वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ सकता है। समझ के साथ पढ़ने का अर्थ हुआ समझ के पढ़े, या पढ़ के उसका समझ विकसित करे, पढ़ के उसका अर्थ निकाल सके, तब उस स्थिति को हम लोग साक्षर कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। साक्षरता देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है कि उस देश के सोसाइटी का डेवलपमेंट किस लेवल तक हो चुका है या कितना और हमें और आवश्यकता है, क्या अचीव करना है। साथ ही साथ आर्थिक विकास का भी सूचक है। तीसरा जो है हमारा लिंग संगठन है। यह अनुसंधान और वैचारिक विकास से जुड़े चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं। लिंग संगठन प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के हिसाब से हम लोग अनुपात का पता लगाते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 990 स्त्रियां हैं। यह जो है सन 2003 के डाटा के हिसाब से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इससे प्रश्न हमेशा आया करता है। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है कि लिंगानुपात आप कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि दुनिया में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो आप निश्चित ही जवाब देंगे सबसे कम लिंगानुपात वाला देश लैटविया, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश जो है उल्टा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश लैटविया और सबसे कम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है। अब है व्यावसायिक संरचना। प्रायः विकासशील देशों में जो होते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए लोग अधिक होते हैं। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगे हुए लोगों की संख्या अधिक होती है। अब यहाँ पर पुनः देखते हैं साक्षरता। इधर व्यावसायिक है। व्यावसायिक संरचना 3 भागों में बटा हुआ, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। साक्षरता को हम देखते हैं जनसंख्या संगठन के रूप में। लिंगानुपात परिभाषा उच्च और निम्न। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या भी हो सकती है। इस जनसंख्या की आयु संरचना क्या है। आयु संरचना 3 भागों में बटा हुआ है, विस्तारित जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या, जिसका अध्ययन डाटा चित्र के द्वारा आप पहले में कर चुके हैं। अब यहाँ पे इससे कुछ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आयु लिंग पिरामिड का आकार 3 प्रकार की जनसंख्या स्थितियों को दर्शाता है। इसके बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। आप एक एक बिंदुओं को ध्यान से देख करके आप इसे याद करते चलेंगे ताकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ना छूट पाए। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका उत्तर भी आगे दिया हुआ होगा, उसको देखते चलेंगे। सही उत्तर को चुनना है, नीचे में यहाँ पर उसका उत्तर दिया हुआ है। इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर समाहित किया है ताकि आप परीक्षा में आने के बाद उसका आदर्श उत्तर लिख सकें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी शामिल किया गया है। इसके बाद मैंने आपके लिए गृह कार्य भी दिया है ताकि इस अध्याय के समाप्ति के बाद जब आप बैठेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप घर पर बैठ करके हल करेंगे ताकि इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से आप समझ सकें। आप बनाएंगे इसे और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करेंगे यदि कोई चीज़ की जानकारी और बाकी रह गई हो। फिर हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।